अमेरिका में महंगाई घटने से भारतीय बाजारों में भी जोश। 17,700 के करीब पहुंचा निफ्टी। 6 महीने के शिखर पर आया बैंक निफ्टी। मिड कैप में भी अच्छी खरीदारी। सरकारी बैंकों में तूफानी तेजी। 2% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। इंडियन बैंक सबसे ज्यादा 7% उछला। आईटी, एनबीएफसी और रियल्टी में भी तगड़ी खरीदारी। सिटी गैस कंपनियों की तेजी की बहार। 6% से ज्यादा की तेजी के साथ एफएनओ का टॉप गेनर बना महानगर गैस। आईजीएल में भी 5% का उछाल। सिटी गैस कंपनियों को ज्यादा गैस आवंटन से जोश। अच्छे नतीजों के दम पर आइशर मोटर्स में तेजी। शेयर 2% से ज्यादा चढ़ा। कोल इंडिया में भी खरीदारी, लेकिन ठीक ठाक नतीजों के बावजूद टाटा कंज्यूमर में कमजोरी। और आ जाएंगे अपोलो हॉस्पिटल्स के जून तिमाही के नतीजे। मुनाफे में 57% की गिरावट संभव। अरविंदो फार्मा और बाटा समेत 5 वायदा कंपनियां भी पेश करेंगी अपने रिजल्ट्स। तो आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव और बाजार में एक जबरदस्त तेजी का माहौल। सर्वेंद्र जी को दिखाइए जरा। टाई का रंग काला। भाई अब आप डिसाइड कर लो, अब कंफ्यूजन आप मत रखो बहुत दिन तक। या तो लाल या हरा। हरे रंग की टाई पहन लीजिए आप। हाँ सर, देखिए जी नीरज जी नमस्कार। नहीं देखिए, ये तो न्यूट्रल कलर की टाई है। रेंजेस में तो जहां लास्ट रेंजेस में अब धीमे धीमे छोटा छोटा ही तेजी करना है या जो भी करना है। फिलहाल छोटा छोटा रेंज पकड़ के मंदी भी करना है, तो जब तक वो क्लियर व्यू नहीं होता तो तब तक छोटा छोटा ही करना है। और रेंजेस भी चल रहा है बाजार, और अब रेंज का ब्रेकआउट हो गया। तो अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है वो सब 17,500 के आसपास आ गए। 17,450, 17,500 पे अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आ गए। और उस तरफ की जो भी गिरावट आएगी, आई थिंक वहां पे अभी एक बार लेने का रुझान है। और थॉट यही है कि ऊपर में 17,800, 17,900 पॉसिबली कहीं आ सकता है। बट अब एक चीज भी बहुत क्लियर हो गई कि 17,400, 17,450 ये जो है, ये एरिया है, ये एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट हो गया है। इसके बाद ट्रेंड इन्वर्ट होगा। तो अगर लाल टाई निकलनी भी है तो उसके लिए 17,400 के नीचे बंद आएगा तो पॉसिबली लाल टाई निकलेगी। नहीं, अगर आपने ब्रेकआउट कर लिया यहां से तो यस, व्हाई नॉट, ग्रीन टाई भी निकलेगी। बड़े टारगेट्स आएंगे जहां पे मुझे कम से कम 700-800 पॉइंट के टारगेट क्लियर दिखने लगे तो डेफिनेटली चाहे लाल चाहे ग्रीन टाई पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 700-800 पॉइंट कम से कम दिखना चाहिए कोई भी डायरेक्शन में। वो मुझे ऊपर का क्लैरिटी नहीं था, इसलिए ग्रीन टाई नहीं पहनी। बट जब हो जाएगी ग्रीन टाई भी पहनेंगे। ओके, तो हम लोग इंतजार करेंगे। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। विकास मिश्र हमारे साथ हैं जयपुर से। विकास जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, मेरे पास एफएसएल के 2000 शेयर हैं। 104.50 की एवरेज बाइंग पर हैं सर ये। तो इसके बारे में मैं लगभग 1 साल के लिए इसका प्रोस्पेक्ट जानना चाहता हूँ। 1 साल के लिए रुक सकते हैं। फर्स्ट सोर्स 103.95 पे ट्रेड कर रहा है। इन्होंने 104.50 पे खरीदे हैं। 2000 शेयर हैं। सर्वेंद्र, क्या इनको रुके रहना चाहिए 1 साल तक? देखिए, स्टॉक पे में क्या वैल्यू लिया है ना, वो तो ठीक है। बट आई थिंक मैं इनको बोल सकता हूँ कि भाव इनका अच्छा है, भाव खराब नहीं है। एक अच्छे करेक्शन के बाद, अगर अभी इन्होंने सपोज लिया है तो एक अच्छे करेक्शन के बाद, एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन के बाद ये घुसे हैं। तो 10-12 महीने का ये डिक्लाइन रहा, उसके बाद ये करेक्शन कंप्लीट होने के बाद अब घुसे हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली पेन इनको कम होगा। टाइम वाइज में भी बाजार के साथ थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, जो कि ऑलरेडी कर रहा है। तो मोटा मोटी इसकी अगर आप रेंज देखें तो बन गई है। एक रेंज इसने बना ली है 95 से लेकर तकरीबन 110 तक की, उसी रेंज में मोटा मोटी ये कंसोलिडेट हो रहा है। और आई थिंक बॉटमिंग आउट प्रोसेस में है। मोमेंटम पकड़ने में भी महीना 1.5 महीना लग सकता है। बट यस, भाव अच्छा है मेरे हिसाब से। होल्ड 94 के यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेंगे। उसके नीचे जब तक बंद नहीं आता तब तक मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। और ऊपर में उछाल में मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे मुझे दिख रहा है वो है 125, 130 के टारगेट्स। बियॉन्ड 130 इसका एक लार्जर ट्रेंड, अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल होल्ड रखें। इनिशियली 125, 130 पे इसको रिव्यू करें और 130 का ब्रेकआउट हो जाए तो फिर ट्रेड में बने रहेंगे। होल्ड करिए, ट्रेड में बने रहिए। उमेश जी हमारे साथ हैं कोलकाता से। उमेश जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर, मैंने जुबिलिएंट इनग्रेविया लिया है 533 के हिसाब से। 268 शेयर हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या इसका फ्यूचर है? 535 पे लिया ना, इसको चेंज करिए प्लेट को। आपने गलत लिखा 237। 535 आप लॉस में है अभी तो? हाँ जी, लॉस में है 535 के साथ। तो ये जो 237 लिखा है गलत है। 535 है और इस समय 484 का भाव चल रहा है जुबिलेंट इनग्रेविया का। सर्वेंद्र क्या करें, ये तो नुकसान हो रहा है इनको इस समय। देखिए नीरज जी, इन्होंने लास्ट 12 महीने की जो रेंज है उसका अपर एंड बाय किया है। तो आई थिंक एकदम क्रिटिकल लेवल 105, 155, 560 ही बाय कर लिया है, जहां पे इसको पहले से हर्डल्स रहे हैं।
तो फिलहाल इसकी रेंज अगर आप देखें तो मोटा मोटी 450 से लेके 550 560 तक की ये एक रेंज है। आई थिंक उसी रेंज में ट्रेड करेगा जब तक उसको ब्रेकआउट नहीं कर लेता। तो 3 से 6 महीना मेरा इसमें रेंज बाउंड व्यू है। थॉट ये है कि रेंज मोटा मोटी यही रहेगी 450 टू 550 के आसपास आ जावे बाउंस में, तो डेफिनेटली वहां पे एक बार रिव्यू कर लें। ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो निकल जाए, क्योंकि फिर 9 महीना फिर स्टॉक पिसता रहेगा। ओके, तो ये राय बनती है इसमें। एक और सवाल है सुनीत बनर्जी का अमृतसर से। सुनीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। सर नमस्कार जी। जी सर मेरे पास इन्फो एज है 100 शेयर्स 4947 पे लिए थे काफी पहले, ईयर बिगनिंग पे 7400 तक गया था, फिर करेक्शन आया अच्छा खासा, अभी रिकवरी मोड पे है, तो इसको होल्ड करूं, एक्यूमुलेट करूं कि एग्जिट करूं? आपके लेने के बाद 7400 गया है? बिल्कुल गया था सर। तो आपने बेचा क्यों नहीं? सर मैंने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखा था, उसके बाद फिर करेक्शन ही स्टार्ट हो गया। ओके सरविंद, 7400 तक का लेवल इन्होंने देखा, लेकिन अब करेक्ट होके काफ़ी नीचे आ गया है, तो क्या करना चाहिए सुनीत को? अभी इनके बाइंग प्राइस से भी नीचे चल रहा है। देखिए ये अच्छा केस स्टडी है सबके लिए जो दर्शक देख भी रहे हैं कि देखिए जब आप इतने प्रॉफिट में होते हैं, कहीं तो आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कहीं एक माइंडसेट में आपको कोई एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके पीछे चलना पड़ेगा, जिसके नीचे आप एक डिलीवरी पोजीशन से निकलेंगे। जब आप एक लॉन्ग टर्म डिलीवरी की पोजीशन लेके चल रहे होते हैं तो यस आपका स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन कुछ भी रहे, कुछ वो एक नंबर तो रहता है, चाहे बाजार से 8%, 10%, 15% आप पीछे चल रहे थे एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आई थिंक अगर ये एक बे मार्केट को भी मान लें कि 20% चीज गिर जाती है तो बे मार्केट स्टार्ट हो जाता है, जो एक बेसिक डेफिनेशन है, तो एटलीस्ट बाजार से 20% पीछे इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके इसमें चलना चाहिए था। बट अब क्योंकि अटक चुके हैं और वो ट्रेड इन्होंने नहीं लिया है, बट आई थिंक ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से। अब यहाँ से तो मैं इनको यही राय दे सकता हूँ, और इमीडिएट लेवल्स मुझे जो यहाँ दिख रहे हैं, आई थिंक 4150 4200 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। तो आई थिंक जब तक वो ब्रीच नहीं होते तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप है। तो डेफिनेटली थोड़ा पुल बैक में ऊपर इसको जगह है, और वो जगह है तकरीबन 5100 से 5150 तक। तो आई थिंक एक जगह है यहाँ पे, एक 8 से 10% की 10% के करीब जगह है, तो ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से 4150 के स्टॉप लॉस से। तो अभी इसमें सुनीत जी बने रहिए, लेकिन चाहे वो ट्रेडिंग के लिए हो चाहे बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए हो, लेकिन आपको एक सर्टेन लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जैसे इन्वेस्टिंग का है तो आप थोड़ा डीप लगा सकते हैं, लेकिन जरूर लगाना चाहिए। देखिए अब आप 7400 का भाव देख के अब 4300 का भाव देख रहे हैं, तो मन में तो होता ही है ना कि अगर इतना ऊपर दिखा था तो फिर इतना नीचे नहीं आना चाहिए। खैर बने रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंपनी बढ़िया है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, चंद्रेश सोनी जी अजमेर से। चंद्रेश जी बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे एंजल वन के 80 शेयर्स है 1317 रुपीज के रेट पर, अभी नीचे चल रहा है सर। मेरा ट्रेडिंग का व्यू है इसका। ट्रेडिंग का व्यू है एंजल वन का 1268 पे चल रहा है, इन्होंने 1317 पे लिया है। सर्वेंद्र, क्या इसमें इनको फायदा होगा? देखिए बात वही है, यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि डेटा अगर आप देखें तो थोड़ा कम है, बट ठीक है। आई थिंक मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए ठीक है। अगर इनका वो नजरिया है तो मेरे हिसाब से फिलहाल अपने लॉन्गर टर्म एवरेज के आसपास, सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे इसको टाइम दे दें, ट्रेड में बने रहें। और आई थिंक 1230 का एक लेवल है, उसको मद्देनजर रखें और 1230 के लेवल पे के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बने रहें। ओके, तो ये राय एंजल वन पे बनती हुई दिख रही है। सर्वेंद्र रुकिएगा, हमारे साथ एक प्रबंधन से बात करना है। पतंजलि के CEO संजीव अस्थाना जी हमारे साथ हैं। कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए, नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव दिख रहे हैं। करीब 36-37% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल रही है, और 18-19% की ग्रोथ एबिटा लेवल पे भी है। अलग अलग सेगमेंट में भी बेहतर प्रदर्शन होते हुए दिख रहा है, और ये जानना ज़रूरी होगा कि मार्जिन्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी नज़र से सबसे पहले तो आप मुझे नतीजे ब्रीफली एक्सप्लेन करें, कैसे रहा क्वार्टर आपका? तो क्वार्टर को आप 3 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पहला चीज तो रेवेन्यू में कंटिन्यूड एनहांसमेंट है। वॉल्यूम्स पे हमारा अक्रॉस द बोर्ड सब जगह वॉल्यूम बढ़े हैं। जैसे एडिबल ऑयल में 4% बढ़ा है हमारा। न्यूट्रास्यूटिकल तो चलिए वो बेस छोटा था, लेकिन 3 गुना बढ़ गया है। बिस्किट्स और कन्फेक्शनरी में करीब 30% से ज़्यादा का ग्रोथ है। TSP न्यूट्रेला में हमारा 15% से ज़्यादा ग्रोथ है। और इस क्वार्टर से नीरज जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जुलाई से हम लोगों ने फूड्स बिजनेस का कंप्लीट इंटीग्रेशन कर लिया है। तो जो पतंजलि आयुर्वेद में था वो पतंजलि फूड्स का पार्ट बन गया है। तो इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स नियरली 1000 करोड़ का एक एडिशन होगा रेवेन्यू के साइड में। सो एक तो ये तो रेवेन्यू और वॉल्यूम्स का ग्रोथ हुआ।
दूसरा पार्ट मार्जिन प्रोफाइल में कंटिन्यूस हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है, जैसे अगेन आई वुड से कि अक्रॉस द बोर्ड हुआ है। और लेकिन कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर जो थोड़ी सी आपको घटता हुआ दिख रहा है, उसके दो मुख्य कारण हैं कि हम लोग को करीब एक 15 से 25 दिन के बीच में मार्केट्स का एकदम से सडन फॉल हुआ, और 18 से 25% का फॉल हुआ। उसके कई कारण थे, लेकिन जैसे रेगुलेटरी एक्शंस जो थे उसने सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका हुआ कि इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट बैन कर रखा था, उसको सडनली हटा दिया उसको। यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा था उसमें थोड़ा सा एक प्रकार से सॉफ्टनिंग हुई। भारत सरकार का एक रुख बना हुआ था कि इन्फ्लेशन टारगेट, और सही भी था, उसको कम करना है। तो काफी सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट हुए जिससे भाव का एकदम से तेजी से भाव गिरे। उससे सभी कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट हुआ, और उसके कारण थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर आया। और दूसरा मुख्यतः कारण ये था कि ऑलमोस्ट 2 महीने जो हाई प्राइसेस थे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स थे, तो हमारे जो एफएमसीजी के बिजनेस है, जो कि कोर रॉ मटेरियल में जैसे वीट लेते हैं, एडिबल ऑयल्स लेते हैं एज अ कंज्यूमर, उनको भी यूज करना पड़ता है, जिसमें उनसे सब अक्रॉस द बोर्ड उसमें हाइट था। पैकिंग मटेरियल में बहुत तेजी से इन्फ्लेशन चल रहा था, जिसके कारण थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर हुआ। और वो हमारा अनुमान है कि इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स वो नॉट ओनली सॉफ्टन होगा, इम्प्रूव होगा, और उसके ऊपर हम लोग तत्परता से लगे हुए हैं। फूड बिजनेस का शेयर जो है, हम लोग चाहते हैं कि 18 से 20% बाय द ईयर एंड हो जाए हमारे टोटल पोर्टफोलियो में, जो कि बिग जंप होगा कंपेयर टू 8% जो कि पिछले साल था। उसको हम ले जाना चाहते हैं 18 से 20% के ऊपर, और वो सारे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। तो ओवरऑल प्रोफाइल ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ, आई थिंक तीनों स्तर पे हम लोग को एक अच्छा साल हमारे हेड है। जी जी, एक चीज़ समझाइए, जो अभी आपने ऑयल के प्राइस के बारे में 2-3 बातें बताई कि एक तो मलेशिया की तरफ से जो भी एक्शंस हुए उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, दूसरा सरकार की तरफ से कई बार ये कहा गया कि दाम कम हो रहे हैं, दाम कम हो रहे हैं। क्या मैं इसको ये इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस को कम किया गया है? नहीं, एक्चुअली ये सही नहीं होगा। आपको मालूम है, जैसे एडिबल ऑयल प्राइसेस को सरकार के पास तो देखिए 2-3 टूल्स होते हैं। एक तो ड्यूटी कम करना, वो उनके हक में, और उन्होंने किया भी। ऑलमोस्ट सोया और सन पे ड्यूटी घटाई उन्होंने। टीआरक्यू का किया विच वाज ड्यूटी फ्री, टोटली कर दिया। ऑलमोस्ट 2 मिलियन टन्स ऑफ ईच सन एंड सोया पे उन्होंने टीआरक्यू का कोटा अलाउ किया, टैरिफ रेट क्वांटिटी जो होता है। तो ये तो हिंदुस्तान के साइड से था। लेकिन जो इंडोनेशिया में जो बड़ा इम्पैक्ट जो पाम के ऊपर आया, उन्होंने इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था, क्योंकि वहां पे पाम ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। और उसके बाद एकदम से उनके स्टॉक्स बढ़ने लगे, जो फार्मर लेवल पे और प्रोड्यूसर लेवल पे काफी प्रेशर था उनके ऊपर। तो उन्होंने सडनली उसको रिमूव कर दिया। उससे एकदम से जो प्राइसेस थे बहुत तेजी से घटे। और दूसरे साइड में सोया और सन पे काफी, जैसे ही ये रशिया और यूक्रेन के युद्ध में थोड़ा सा कम हुआ, शिपमेंट्स वहां से निकलने लगे, दूसरा इम्पैक्ट उसका हुआ। तो मेरा अनुमान है कि ये वाली चीजें तो सरकार रेगुलेट करती है, इन्फ्लुएंस भी करती है एक प्रकार से, लेकिन सरकार का कंट्रोल प्राइसेस के ऊपर एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको कंट्रोल कर देना वो इतना आसान नहीं है, और ना कि सरकार ने किया। करा देती है। जेंटल नजिंग होती रहती है, लेकिन इन जनरल कंपनीज ने ही अपने आप से किया इसको। हाँ, लेकिन वो आपके थ्रू करा दिया उन्होंने। संजय जी, एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जो पीक प्राइसेस थे और वहाँ से अब घटते घटते काफ़ी नीचे प्राइसेस हैं, आगे फेस्टिवल सीजन खड़ा हुआ है, तो पहले तो वो कितना घट गए मुझे ये जानना है। दूसरा, उस घटने के करस्पॉन्डेंस में डिमांड किस तरह से फ्लक्चुएट हुई है? सो डिमांड पहले क्वार्टर में देखिए, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रूरल एरियाज में मतलब पूरा इम्पैक्ट तो देश में ही था। उससे हम लोगों ने क्लियरली देखा कि शिपमेंट्स में भी थोड़ी सी कटौती हुई। नियरली बिटवीन 4 and 8% शिपमेंट्स कम आए इंडिया में। और उसके दोनों कारण थे कि थोड़ा सा डिमांड पे भी कम हुआ था, क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। और उसके बाद सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स, क्योंकि इंडिया का फेस्टिव सीजन का स्टार्ट आज से ही एक रक्षाबंधन के दिन से शुरू हो रहा है, अब ये चलेगा राइट टिल एंड ऑफ अक्टूबर, तो डिमांड पिकअप हो रहा है। बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि डिमांड पिकअप हो रहा है, और प्राइसेस जैसे कम हुए उससे डिमांड में एक अपटिक भी दिख रहा है, और कंज्यूमर्स का एक उत्साह भी है। तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि डिमांड ना कि सिर्फ बढ़ेगा, बल्कि शिपमेंट्स पे भी इंक्रीज होगा। और सरकार के जो बहुत पॉजिटिव स्टेप्स रहे, जैसे मैंने बताया था टीआरक्यू का, ड्यूटी फ्री उसका जो एक इम्प्लीमेंट किया इमीडिएटली, तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा ऑन द डिमांड साइड। सर, मैंने आपसे पूछा कि पीक प्राइसेस मान लीजिए 200 रुपये लीटर थे और इस समय 150 रुपये लीटर, तो वो मुझे रेंज बताइए ना, कितने पीक पे थे और अभी क्या है?
अच्छा, तो जैसे पीक पे थे करीब मतलब डिफरेंट रेंजेस हैं क्योंकि अलग अलग ऑयल्स का अलग अलग प्राइसेस होते हैं। तो जैसे पीक पे 210 रुपए तक भी गया था जैसे सनफ्लावर ऑयल का रेंज, लेकिन जैसे पाम का करीब 170-180 रुपए था। वो आप समझ लीजिए कि सारे अक्रॉस द बोर्ड करीब 35 से 50 रुपए कटौती हो गई है। तो जैसे सन का प्राइस आपको 150 से 160 के रेंज में, क्योंकि वो काफी फ्लक्चुएट करता है, हर हफ्ते चेंज होता है, तो इसीलिए मैं आपको एक रेंज के स्तर से बता रहा हूँ। और वो करीब 150 से 165 के रेंज में रहेगा। सिमिलरली सोया का भाव उसी प्रीटी मच उसी रेंज में रहेगा। और पाम का भाव करीब 125 से 135 के बीच में रहेगा। और मेरे को अनुमान है कि इसमें भी आपको 5 से 10% की कटौती दिखेगी अगले करीब 1 महीने से 1.5 महीने में। ओके सर, आपकी फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी बढ़ी है, क्यों बढ़ी है ये? नहीं नहीं, फाइनेंस कॉस्ट में वो एक्चुअली हमारी फाइनेंस कॉस्ट काफी घटी है। तो हम लोगों ने क्योंकि सारे कंपनी को पूरा डेट फ्री कर दिया था और उसमें हमारा प्री रिडेम्पशन हो गया था प्रेफरेंस शेयर्स का, तो उसमें 149 करोड़ की एक प्रकार से एनपीवी का, क्योंकि इंडेस का रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, तो 149 करोड़ का इनकम ऐड हुआ, लेकिन 163 करोड़ उसमें वन टाइम कॉस्ट है जो कि उसके अगेंस्ट मैचिंग कॉस्ट ले लिया। तो अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट तो हमारा बिल्कुल करीब बहुत ही कम स्तर का हो गया है और बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। तो 163 करोड़ को आप नॉक ऑफ कर दिए क्योंकि उसके अगेंस्ट हमने इनकम भी ले लिया था, तो वो टोटली हट गया है उसमें से। ओके अच्छा सर, ये फूड बिजनेस तो आपका फायरिंग और सिलेंडर से बड़ी ज़बरदस्त नंबर्स है इसमें, और आगे आप और होपफुल हैं कि बहुत ही धांसू बिजनेस ये काम करेगा, लेकिन इसके जो इनपुट कॉस्ट है उसकी क्या स्थिति है? डिफिकल्ट है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि वीट बिजनेस, वीट प्राइसेस जो है बढ़े हैं दोबारा, और सरकार ने एक्सपोर्ट बैन किया था तब थोड़े से घटे थे, तो ये थोड़े चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन जैसे एडिबल ऑयल्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो फूड बिजनेस वो सपोर्टिव है। बट ओवरऑल थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर अभी है। तो जैसे पैकिंग मटेरियल है, आपका पेट्रोलियम प्राइसेस, उसमें भी खैर अभी थोड़ा सा देख रहे हैं कि घटौती हो रही है। लेकिन ओवरऑल फूड बिजनेसेस के ऊपर ये इनपुट प्राइसेस का थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा, और उसमें हमारे एफर्ट उसी डायरेक्शन में है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम किया जाए, कैसे हम लोग फार्देस्ट रीच को बिल्ड करें। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत काम हो रहा है हमारा, डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स, ई कॉमर्स के डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। तो पर्पस यही है कि मार्जिन को सस्टेन करें और मार्जिन को ग्रो करें, और उसी की तरफ पूरा एफर्ट है। तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि दिक्कतें हैं, थोड़े हेडविंड्स भी हैं इस प्रकार के, लेकिन ओवरऑल हम लोग उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो यानी बिस्किट बनाने में केवल एडिबल ऑयल को छोड़ दें तो पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन सब महंगा है जी। और डीलर भी ज़्यादा कमीशन मांग रहा होगा। हाँ, ऑब्वियसली उसमें जैसे बिस्किट्स का एक टिपिकल बिजनेस वो है कि वॉल्यूम कम होता है, और इनकम का जो ट्रेड ऑफ होता है डिस्ट्रीब्यूटर का कि कितना कैपिटल लगा के कितना उसको गेन मिल रहा है। तो देखिए वो तो एक्चुअली डे टू डे बेसिस पे ये सारी चीजें चलती रहती हैं। बट अगर हम कोर, जैसे अगर आप एक हेडलाइन के एंगल से देखें, कि मैक्रो फैक्टर से देखें, कि ओवरऑल एफएमसीजी में जब तक ये कमोडिटी इन्फ्लेशन बना रहेगा, मार्जिन्स में कुछ प्रेशर बना रहेगा। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स, जैसे मैं आपको बताऊं, जो फूड्स बिजनेस इंटीग्रेट हुआ है उसमें फॉर एग्जांपल जैसे काऊ घी है या च्यवनप्राश है या उसमें हनी है या एलोवेरा जूसेस हैं या आंवला है, उसमें इतना इम्पैक्ट उस प्रकार का नहीं रहता, क्योंकि उसमें प्राइस इंक्रीज और मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का जो कंपोनेंट होता है वो कम होता है। तो उसमें हम लोग को कॉन्फिडेंस है कि एक तरीके से मिक्स बैग है, मतलब कुछ एरियाज में हमारा इम्पैक्ट बहुत कम है और बल्कि हम बेनिफिट करते हैं, और काफी सारे एरियाज में थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। तो ब्लेंडेड बेसिस पे हम लोग को गेन मिलना चाहिए कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में इस साल के अंत तक। समझने के लिए कहें तो क्रॉस सब्सिडी हो रही है, इधर का विजय उधर से बनेगा और कंसल्टेड बेसिस पे बेटर रहेगा। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बढ़िया अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि आगे क्या दिक्कतें हैं और क्या चैलेंजेस, उसके बावजूद कंपनी कैसे बेटर परफॉर्म करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर्वेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेंद्र जी, पतंजलि पर कोई व्यू आपका? आई थिंक देखिए सर, T2T का स्टॉक है, तो इसमें जब तक T2T में रहेगा तो कोई बहुत ज्यादा काम करने का हम लोग मौका नहीं मिलता, इसलिए कोई बहुत स्ट्रांग व्यू नहीं है यहाँ पे। ओके चलिए, एक सवाल ट्विटर से लेते हैं कि हिरेन जी हैं, इन्होंने लिखा है इनके पास HDFC बैंक के 61 स्टॉक हैं 1407 रुपए के भाव वाले, 3 महीने का व्यू है, बताइए क्या करना चाहिए इनको? नहीं, अच्छा है व्यू, 3 महीने का टाइम फ्रेम देते हैं तो फिर हमारे लिए भी इजी हो जाता है। जो बेस्ट केस हमें अब यहाँ से दिखता है कि 1 से 3 महीने में जो बेस्ट केस हमें दिख रहा है कि ये स्टॉक कर पाएगा, वो है तकरीबन
मुझे लगता है 1560 1580 के लेवल्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं कि बेस्ट केस हैं। तो यहाँ से मेरे को तकरीबन 101 पॉइंट यहाँ से डेफिनेटली अपसाइड में पेंडिंग है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक एक 440 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें, 440 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें आई थिंक, और ट्रेड में बने रहें। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से अच्छा है, थोड़ा और अपसाइड्स बाकी है, तो जब ट्रेड में ऑलरेडी हैं तो आई थिंक उसको थोड़ा सा मिल्क कर लें और ट्रेड में बने रहें। ओके, संजय जी हैं सूरत से, सवाल पूछना चाहते हैं। संजय जी बताइए क्या सवाल है आपका? एमटीएल के 7000 शेयर 31 में खरीदी किया है, उसको भी मतलब रखना चाहिए कि बेच देना चाहिए? सरवेन जी एमटीएनएल के शेयर ले रखे हैं 7000 और 31 रुपए में खरीदे थे, क्यों रखना चाहिए क्या? देखिए सर, अब ये तो प्योरली मार्केट ड्रिवन ट्रेड, अभी खाली न्यूज पे ही चलता है, तो आई थिंक बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं सेटअप्स, और ये बहुत कोई रेगुलर कवरेज में नहीं है। मेरे हिसाब से उछाल आए तो निकल जाए, यहाँ पे मेरा बहुत कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है। भाव आए और उछाल आए तो डेफिनेटली न्यूज के साथ इसमें से निकले। आई डोंट थिंक कोई बहुत इसमें स्ट्रॉन्ग मुझे कोई पैटर्न्स दिख रहे हैं। ओके, तो ये इस पर राय बन के निकल के आती है। अच्छा, एक हिंडाल्को पे तरुण जी ने 440 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ली है 12 रुपए पे, क्या करना चाहिए इनको? देखिए मोमेंटम तो कल पकड़ा है, मेटल साइड में थोड़ा मोमेंटम कल पकड़ा है, तो आई थिंक जब मेटल में मोमेंटम है तो आई थिंक थोड़ा इसको टाइम दे दें और ट्रेड में बने रहें। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस जरूर लगाएं यहाँ पे। कॉल का करंट भाव मेरे पास नहीं आ रहा, बट मुझे को लगता है कि 7.40 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ इनको लगाना चाहिए और ट्रेड को और एक 3 से 4 वर्किंग डेज दे दें, तो इन द मनी अगर आ जाता है डिसेंटली, इनका पैसा बन लगता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बियॉन्ड 3-4 डेज इस ट्रेड में खड़े ना रहें, निकल जाएं उसके बाद। ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं, स्ट्रेट में निकल जाना चाहिए। सरवेंद बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, और कई सारे सवालों के आपने जवाब दिए, मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फटाफट एक क्विक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक से वापस आके होगा खिलाड़ी नंबर 1।